देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। आज से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू। दिल्ली और चंडीगढ़ सहित सभी एयरपोर्ट पर कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का विशेष प्रबंध। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी व पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर का हुआ निधन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर व्यक्त किया शोक। उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ में होगा। और दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से दोपहर के समय घर पर ही रहने की अपील की। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ये पर्व रमजान की समाप्ति पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ईद के त्योहार को प्रेम, शांति, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से कोविड-19 के भयावह संकट के बीच मानव सेवा की भावना को और मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि ईद का त्योहार समाज में दया, दान और परोपकार की भावना को मजबूत करता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ईद उल फितर पर बधाई। इस विशेष अवसर पर करुणा, भाईचारे और सद्भाव की भावना को आगे बढ़ाएं। सभी स्वस्थ और समृद्ध रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ईद उल फितर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ईद का पर्व हमें एकता, आपसी भाईचारे व सौहार्द का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने मुस्लिम भाइयों और बहनों से आग्रह भी किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद घर में रहकर ही मनाएं। ईद उल फितर का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। फरीदाबाद में भी ये त्योहार खुशी और उल्लास के साथ मनाया गया। इस बार कोरोना महामारी के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने की बजाय घर पर ही नमाज अदा की। लोगों ने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को फ़ोन के जरिए ईद की मुबारकबाद दी। जवाहर कॉलोनी में मुस्लिम परिवारों ने अपने घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद मनाई और एक दूसरे को बिना गले मिले मुबारकबाद दी। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द दुनिया से समाप्त हो जाए और लोग फिर से अपना सामान्य जीवन जी पाएं। मैं देना चाहता हूं और इस बार हमने ईद की नमाज अपने घरों में अदा की है। कोरोना महामारी के चलते हुए इस बार हमने ईद की नमाज व जितने भी हमारी नमाज़ें होती हैं रोज़ों में हमने सारी अपनी नमाज़ें घर पे ही अदा की हैं कोरोना महामारी के चलते हुए। और अल्लाह ताला से यही दुआ किया है कि हमारे देश से जल्द कोरोना महामारी ख़त्म हो जाए और हम पहले की तरह अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें और सभी देशवासियों की खुशहाली के लिए हमने दुआएं की। हमने अपने घरों में किए ईद की नमाज अदा और रोज़ों में भी, और पहले से भी घरों में अदा करते हुए आ रहे हैं कि कोरोना महामारी हमारे देश से निकल जाए, हमारे देश में खुशहाली और अमन पैदा, हमारे धार्मिक स्थल खुल जाए, हमारे पूजा पाठ करें। हमें तो देश हित में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं। मस्जिद के मौलाना मोहम्मद कासमी और सचिव याया खान ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार तमाम मुस्लिम भाइयों ने रोज़े और ईद की नमाज अपने घरों पर अदा की। हमारी हुकूमत और हमारी सरकार ने हमें जो ऐलाना दिए, इन तमाम चीज़ों का हुक्म दिया। हमने अपने शहर वालों को, अपने मुसल्लियान को, अपने बस्ती वालों को, इन तमाम को जमा किया और उनसे कहा, तमाम ने सरकार के हुक्म का, उनके ऐलानात का पालन किया। और जो है यहाँ पे कमेटी ने पूरी बस्ती से ये कहा कि भाई सब अपने घरों में रोज़ा रखें और नमाज पढ़ें और अल्लाह से इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें भाई जो ये महामारी चल रही है इससे हम निजात हो हमारी। लंबे समय के अंतराल के बाद आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो गई है। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिमी बंगाल में 28 मई से कुछ उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। आज सुबह दिल्ली से पहली फ्लाइट सुबह 4:45 पर रवाना हुई और 25 यात्रियों को लेकर पुणे पहुंची।
कोरोना संक्रमण के सुरक्षा के चलते यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य की जांच और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सभी एयरपोर्टों पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। एंड पॉसिबली एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट जितने हैं सभी के लिए राहत है कि हमें जाने को मिल रहा है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो 2-3 साल से जॉब कर रहे हैं, एंड अच्छे तरीके से सारे काम हो रहे हैं एयरपोर्ट पर। आई कैन सी दैट। ये अच्छा लग रहा है। 2 महीने से दिल्ली में फंसे हुए थे और अभी जाने का मौका मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। 3 घंटे पहले पहुंचना है एयरपोर्ट, मिनिमम 2 घंटे और मैक्सिमम 4 घंटे। और एक कैब में 2 लोग से ज़्यादा अलाउ नहीं हुए, तो मैं अकेला कैब करके आया हूँ यहाँ पे। लगभग 2 महीने बाद देश भर में कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतर्गत आज से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी घरेलू उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। हवाई अड्डे पर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीईओ अजय भारद्वाज ने बताया कि पूरे हवाई अड्डे को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। यात्रियों के बैठने के लिए भी विशेष मार्किंग की गई है। कोरोना से बचाव के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के साथ साथ और अन्य ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। और पहली फ्लाइट ऑलरेडी जो है आ चुकी है। पहली फ्लाइट बॉम्बे से आई है। उसमें कुछ आदमियों का अभी कोविड का टेस्टिंग यहाँ एयरपोर्ट लेवल पे हो रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने वो प्रिस्क्राइब किया है, तो जो लोग जिनका फाइनल डेस्टिनेशन पंजाब है उनकी कोविड टेस्टिंग अंदर चल रही है। और जो लोग चंडीगढ़ या हरियाणा या अलग दूसरे स्टेट से हैं वो उनके जो गिवन प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो सब कुछ अभी तक स्मूथली चल रहा है। लोग जो आए हुए हैं हमारे पास वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, वेब बोर्डिंग पास लेके आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन चल रहा है। तो अभी तक कोई किसी तरह की जो SOPs निर्धारित की गई हैं उसके पालन में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। फिर से उड़ान सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों ने कहा कि वे एयरपोर्ट के प्रबंध से काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चंडीगढ़ से श्रीनगर, लेह और मुंबई सहित कुछ और स्थानों के लिए 17 घरेलू उड़ानें उड़ेंगी। They're doing a great thing by quarantining people at the institutions. So you're not going home directly, you're going somewhere else. So it's not a risk to your family. So I'm very happy about that because I was in Bombay and I think for coming from Bombay, it was very risky and it was a choice that I was making. But I think if I'm going home, somewhere else before home, I think I feel safe and I feel that my family will be safe too. सब लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ था पहला। सेकेंड, वहाँ पे चेकिंग के टाइम पे टेम्परेचर चेक हुआ एटलीस्ट 4 टाइम्स। हैंड सैनिटाइजर्स थे हर जगह पे। देयर वाज सीटिंग सीक्वेंस की, यहाँ पे गैप देकर बैठना था। एयरप्लेन के अंदर पे देयर वाज नो पर्टिकुलर मोमेंट, एवरीवन वाज वेयरिंग मास्क एंड PPE किट जिन लोगों ने डाला हुआ था। हैंड ग्लव्स भी बहुत सारे लोगों ने डाले हुए थे। अब मैं पूरा पसीने में भरी हुई थी, फिर उसके बाद AC 'ਚ बैठी। मैं डर भी लग रहा थी, गर्म सर्द हो रहा, पता नहीं कुछ हो ना जाए, बट सब ठीक है। तो PPE किट पहननी बहुत औखी है। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया है। वे 95 वर्ष के थे। बलबीर सिंह सीनियर ने 1948 लंदन, 1952 हेलसिंकी और 1956 मेलबर्न ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। देश के महानतम खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चुने गए आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियनों में शामिल थे। भारत ने हेलसिंकी ओलंपिक में कुल 13 गोल किए थे, जिनमें से 9 अकेले बलबीर सिंह ने किए थे। उन्होंने फाइनल में नीदरलैंड्स के खिलाफ 5 गोल किए, जो अब तक ओलंपिक फील्ड हॉकी फाइनल में एक रिकॉर्ड है। वहीं हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी पद्मश्री बलबीर सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर जी को उनके यादगार खेल प्रदर्शनों के लिए याद किया जाएगा। निस्संदेह वो एक शानदार हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने एक महान संरक्षक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके निधन से काफ़ी पीड़ा हुई है। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना।
दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं, लेकिन 28 मई के बाद बारिश की संभावना है, जो लोगों के लिए राहत की खबर है। लेकिन जो लोग फिलहाल गर्मी से बचाव के रास्ते तलाश रहे हैं और आने वाले समय में गर्मी से राहत की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं, मौसम विभाग के वैज्ञानिक R.K. जैना ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए दोपहर के समय घर पर ही रहने की सलाह दी है। But good news is that we are getting, the wind, easterly wind, by 28. So 28 definitely heat wave will start subsiding, and then 29 you will get lot of, respite. So from 28 itself the temperature start decreasing, and 29 it will be much respite. The temperature may come down. Monsoon actually it has arrived over the Andaman Sea with that Amphan system, that is the super cyclone. Now the flow we are monitoring, and as per our prediction we are expecting between 1 and 5th June over Kerala coast. प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में बैंक्वेट हॉल को खोलने की अनुमति दी गई है। जींद जिले के बैंक्वेट हॉल मालिकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पूर्णबंदी के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा था, लेकिन अब सरकार ने बैंक्वेट हॉल को फिर से खोलने की अनुमति देकर उन्हें राहत प्रदान की है। उन्होंने बताया कि वे कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों में शादी समारोह के लिए 50 लोगों को शिरकत करने की स्वीकृति दी गई है। शादी में आने वाले सभी लोगों के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। समारोह स्थल पर मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। 50 आदमी पर शादी के लिए करा के बहुत अच्छा कर दिया, धन्यवाद करेंगे। इनका ख्याल रख के सारा काम करेंगे, और कोई एक दूसरा सब मुंह पर फेस मास्क और मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग करेंगे। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की ये इच्छा थी कि 10-20 आदमियों की हम गैदरिंग करें अपने परिवार में और विवाह शादी करें। लॉकडाउन के चलते भिवानी रेलवे स्टेशन से प्रवासी श्रमिकों को स्पेशल श्रमिक ट्रेन से बिहार के लिए रवाना किया गया। भिवानी से 4 बजे बिहार के अररिया और 5 बजे कटिहार के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। इस दौरान भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार और एसडीएम महेश कुमार रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों से श्रमिकों को रेलवे स्टेशन लाया गया। स्टेशन पर पहुंचने के बाद श्रमिकों की थर्मल स्कैनिंग की गई। जिला प्रशासन द्वारा उन्हें निःशुल्क टिकट और खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। रवाना होने से पहले श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए। ट्रेन में भी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत बिठाया गया। श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण वे लंबे समय से अपने घर नहीं जा पा रहे थे, परंतु अब प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों को निःशुल्क अपने गृह राज्य में भेजने पर उनके चेहरे खिले हुए थे। श्रमिकों ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2,749 एथलीटों के खातों में 30-30 हज़ार रुपये के हिसाब से 8.25 करोड़ रुपए की राशि नकद भत्ते के तौर पर जमा कराई है। प्राधिकरण ने कहा है कि इस महीने के अंत तक 144 अन्य एथलीटों के खातों में भी भत्ते जमा कराए जाएंगे। इसके साथ ही प्राधिकरण से अनुग्रह भत्ता पाने वाले खेलो इंडिया एथलीटों की कुल संख्या 2,893 हो जाएगी। यह भत्ता 2020-21 की पहली तिमाही के लिए है। युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार हर समय एथलीटों को पूरा सहयोग देगी। जेब खर्च भत्ते के तौर पर प्रतिवर्ष 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं, जो इस योजना के अंतर्गत चयनित एथलीटों के लिए 6,28,000 रुपये की खेलो इंडिया स्कॉलरशिप का हिस्सा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्यौहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं।
आज से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू। दिल्ली और चंडीगढ़ सहित सभी एयरपोर्ट पर कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का विशेष प्रबंध। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी व पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर का हुआ निधन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर व्यक्त किया शोक। उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ में होगा। और दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से दोपहर के समय घर पर ही रहने की अपील की। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।